तो आज हम गरीबी पर जो जानकारी मिली है उस पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ। समझेंगे कि वही गरीबी आखिर है क्या दुनिया में, और खास तौर पर भारत में इसे कैसे नापते हैं, और हाँ, इसे कम करने के क्या तरीके सोचे गए हैं। चलिए इसी पर करते हैं आज की चर्चा। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है, जैसा आपने कहा, कि गरीबी सिर्फ पैसों की तंगी का नाम नहीं है। ये जो दस्तावेज हमें मिले हैं वो भी यही बताते हैं कि ये बुनियादी जरूरतें पूरी ना कर पाने से जुड़ा है, और समाज में आपके दूसरों के मुकाबले क्या स्थिति है उससे भी। हाँ, सही कहा। मतलब सबसे पहली बात तो यही है कि भाई जीने के लिए जो कम से कम चाहिए वो भी ना हो पाना। एक गरीबी के दुष्चक्र की भी बात है इसमें, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, कि मतलब गरीबी ही और गरीबी लाती है। ये तो बड़ी फंसाने वाली बात लगती है। सही कहा, ये एक चक्रव्यूह जैसा है। और देखिए, इसे ठीक से समझने के लिए ना दो मुख्य तरह से बांटा गया है। अच्छा। एक है निरपेक्ष गरीबी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी जिसे कहते हैं। तब ये देखा जाता है कि क्या कोई इंसान जीने के लिए जो बिल्कुल न्यूनतम जरूरी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए पेट भरने लायक खाना, कैलोरी के हिसाब से, कैलोरी वाला हिसाब, हाँ, या फिर न्यूनतम जरूरी खर्च, क्या वो जुटा पा रहा है? इसमें एक चीज मापते हैं, हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो वो क्या होता है? वो बस ये गिनता है कि कितने लोग इस न्यूनतम स्तर से, इस गरीबी रेखा से नीचे हैं। सीधा सा हिसाब। ठीक है, ये हुई निरपेक्ष गरीबी। और दूसरा तरीका आपने बताया सापेक्ष गरीबी, रिलेटिव पॉवर्टी। जी। ये सुनने में थोड़ा अलग है। हाँ, सापेक्ष गरीबी बिल्कुल अलग नजरिए से देखती है। ये किसी समाज के जो औसत स्तर है ना, उससे तुलना करती है। औसत से तुलना? हाँ, मतलब बाकी लोगों के मुकाबले कोई कितना गरीब है। हो सकता है कोई निरपेक्ष रूप से गरीब ना हो, पर अपने समाज के औसत से बहुत नीचे हो। तो ये बेसिकली आय या खर्च के स्तर में जो असमानता है ना, उसको दिखाती है। अच्छा, तो ये असमानता की बात आ गई। इसे मापने के भी कुछ तरीके बताए गए हैं दस्तावेजों में। एक तो लॉरेंस वक्र, ग्राफ जैसा कुछ। हाँ बिल्कुल, लॉरेंस वक्र एक ग्राफ ही है। वो दिखाता है कि देश की जो कुल आमदनी है उसका कितना प्रतिशत हिस्सा कितने प्रतिशत लोगों के पास है। अगर सबकी आय बराबर हो तो एक सीधी रेखा बनेगी, और ये वक्र उस सीधी रेखा से जितना ज्यादा दूर हटता जाता है उतनी ही ज्यादा असमानता मानी जाती है। समझ गया। तो ये ग्राफ पर दिखाता है। और वो दूसरा नाम, गिनी गुणांक, गिनी कोएफिशिएंट। गिनी गुणांक, हाँ, वो उसी असमानता को जो लॉरेंस वक्र दिखाता है उसे एक नंबर में बदल देता है। 0 से 1 के बीच का एक नंबर। 0 से 1। हाँ, 0 का मतलब होता है पूरी बराबरी, मतलब सबकी आय बिल्कुल एक जैसी, और 1 का मतलब है पूरी असमानता, जैसे सारी आय सिर्फ एक ही इंसान के पास हो। अच्छा, तो ये दोनों तरीके दुनिया भर में असमानता नापने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल, ये हमें आय वितरण की एक तस्वीर देते हैं। ठीक है, अब अगर हम भारत पर आएं तो यहाँ गरीबी का आकलन कैसे होता आया है, इस पर तो काफी कुछ है दस्तावेजों में। हाँ, भारत में कहानी थोड़ी और पेचीदा है और समय के साथ बदली भी है। देखिए, आंकड़े तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन यानी NSSO इकट्ठा करता रहा है। अब वो NSO का हिस्सा है। हाँ, NSSO के सर्वेज। हाँ, वो हर कुछ साल में लोगों के खर्च का डेटा जमा करते हैं, और इसी डेटा के आधार पर फिर अलग-अलग कमिटियों ने गरीबी रेखा तय करने के अपने अपने तरीके सुझाए। जैसे वो वाई के अलग समिति का नाम है, काफी पुरानी बात है शायद। हाँ, 1979 की बात है। अलग समिति ने पहली बार कैलोरी की जरूरत को मुख्य आधार बनाया था। गांव के लिए शायद 2400 कैलोरी और शहर के लिए 2100। अच्छा, तो तब सिर्फ खाना मतलब कैलोरी पर फोकस था। हाँ, एक तरह से देखें तो ये सिर्फ पेट भरने लायक न्यूनतम स्तर था, लेकिन बाद में सोच बदली। जैसे वो तेंदुलकर और रंगराजन समितियों ने बदला। बिल्कुल, यहीं पर एक बड़ा शिफ्ट दिखता है। तेंदुलकर समिति आई 2009 में। उन्होंने कहा कि भाई सिर्फ कैलोरी काफी नहीं है, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर जो जरूरी खर्च है उसको भी गरीबी रेखा तय करते हुए देखना चाहिए। हाँ, ये तो जरूरी बदलाव लगता है। फिर सी रंगराजन समिति आई 2014 में। उन्होंने भी खर्च के आधार पर ही, लेकिन एक अलग और थोड़ी ऊंची गरीबी रेखा बताई। तो अब देख रहे हैं कैसे धीरे धीरे गरीबी को सिर्फ भुखमरी से आगे बढ़कर जीवन जीने के दूसरे जरूरी पहलुओं से जोड़कर देखा जाने लगा। सही, जीवन स्तर के नजरिए से। और एक और नाम था प्रोफेसर अमर्त्य सेन का, सेन सूचकांक। सेन इंडेक्स। उसमें क्या खास बात थी? प्रोफेसर सेन का योगदान तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि सिर्फ ये गिन लेना काफी नहीं है कि कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, मतलब हेड काउंट रेशियो। हाँ, वो तो बस संख्या बताता है। वो कितने गरीब हैं, मतलब गरीबी की गहराई कितनी है, और साथ ही
उन गरीबों के बीच आय का बंटवारा कैसा है, उसमें कितनी असमानता है। अच्छा, तो ये एक गरीबी को और ज्यादा बारीकी से समझने का तरीका हुआ। हाँ, ज्यादा गहराई से। तो ये तो हुई गरीबी को समझने और उसको मापने की पूरी कहानी। अब इसे कम करने के लिए भारत में क्या कोशिशें हुई हैं, इस पर क्या जानकारी मिलती है? देखिए, दस्तावेज बताते हैं कि भारत की जो पंचवर्षीय योजनाएं थीं, उनमें शुरू से ही गरीबी कम करने पर ध्यान तो रहा है। हाँ, वो गरीबी हटाओ वाला नारा तो बहुत सुना है, 5वीं योजना का शायद। हाँ, वो 5वीं योजना का मशहूर नारा था। और बाद की योजनाओं में भी गरीबी मिटाने, रोजगार बढ़ाने, सामाजिक न्याय, सबके विकास यानी समावेशी विकास, इन सब पर जोर रहा। तो मतलब अलग अलग तरीके अपनाए गए। हाँ, कभी सीधे गरीबी पर फोकस करके योजनाएं बनी, कभी सोचा गया कि आर्थिक विकास होगा तो गरीबी अपने आप कम होगी, और कभी कुछ खास गरीब वर्गों के लिए टारगेटेड प्रोग्राम चलाए गए। रणनीतियां बदलती रहीं। तो हमने आज काफी कुछ समझा। गरीबी क्या है, निरपेक्ष और सापेक्ष, इसे कैसे मापते हैं, लॉरेंस वक्र, गिनी गुणांक, हेड काउंट रेशियो और सेंस सूचकांक जैसे तरीकों से, और भारत में इसे मापने के पैमाने कैसे बदले हैं, कैलोरी से लेकर खर्च और दूसरी जरूरतों तक, और इसे कम करने की अलग अलग कोशिशें भी।